नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां खून, पसीने और क्रांति की स्याही से एक महान राष्ट्र के जन्म की कहानी लिखी गई। ये गाथा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। एक ऐसा संघर्ष जो पूरे 90 सालों तक चला, जिसमें अनगिनत वीरों ने अपनी जान की आहुति दे दी। तो सवाल ये उठता है कि लगभग एक सदी तक चले इस महासंग्राम का असली स्वरूप कैसा था। 90 साल का लंबा इंतजार और लाखों बलिदानों के बाद भारत को आखिरकार आज़ादी मिली तो कैसे मिली? आइए इस पूरी यात्रा को हम परत दर परत समझते हैं। आज़ादी की इस कहानी की शुरुआत होती है विद्रोह की एक चिंगारी से। साल था 1857, जब पहली बार पूरे देश में संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी। ये विद्रोह, जो किसानों और सैनिकों के दिलों में सालों से दबे हुए गुस्से से जन्मा था, सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की आग को भड़का दिया। 1857 के विद्रोह ने एक बात तो साफ कर दी थी कि बिना एक संगठित राजनीतिक मंच के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और एक मजबूत ढांचा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते राष्ट्रवाद की भावना अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन का रूप ले रही थी। ये वो दौर था जब देश संगठित राष्ट्रवाद की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी बांटो और राज करो की कुटिल नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि वो कामयाब हो गए, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। इस विभाजन के जवाब में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। लोगों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया और भारतीय उद्योगों को ताकत दी। ये अंग्रेजी हुकूमत पर एक सीधी और गहरी आर्थिक चोट थी। इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने नरमपंथी तरीकों से आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उनका यह नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मानो पूरे देश के लिए एक शक्तिशाली मंत्र बन गया, जिसने लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला जला दी। स्वशासन की इस मांग को और मजबूत करने के लिए 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इस आंदोलन का सीधा मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत के लिए स्वशासन यानी होम रूल हासिल करना। ये पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने इसे एक सच्चे जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, जिसमें करोड़ों आम भारतीय शामिल हुए। 1919 का साल दो बड़ी घटनाओं की वजह से एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहले, अंग्रेजों ने बेहद दमनकारी रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने राजनीतिक कैदियों के सारे अधिकार छीन लिए। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस भयानक नरसंहार ने ब्रिटिश न्याय में भारतीयों के विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करके उन्हें भारत को स्वशासन देने के लिए मजबूर करना। और ये पूरा आंदोलन गांधी जी के दो सबसे बड़े सिद्धांतों पर आधारित था, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। पर सवाल था कि असहयोग किया कैसे जाए। तो इसके लिए कई तरीके अपनाए गए, जैसे ब्रिटिश सामान, अदालतों और शिक्षण संस्थानों का पूरी तरह बहिष्कार किया गया, खादी जैसे स्थानीय हस्तशिल्प को अपनाया गया और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। इन अहिंसक तरीकों ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति की कमर तोड़कर रख दी। यह आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई एक हिंसक घटना ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए गांधी जी ने फौरन इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया।
असहयोग आंदोलन भले ही रुक गया हो, लेकिन आज़ादी की लौ अब बुझने वाली नहीं थी, बल्कि और भी प्रबल हो गई थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अब लक्ष्य सिर्फ होम रूल या स्वशासन नहीं था, लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह से आज़ादी। अब स्वतंत्रता संग्राम एक नए और कहीं ज्यादा आक्रामक दौर में प्रवेश कर चुका था। इस दौर में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का उदय हुआ, जिनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से ही हासिल की जा सकती है। जहां एक ओर महात्मा गांधी अहिंसक प्रतिरोध के सबसे बड़े पैरोकार थे, वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस सैन्य संघर्ष के जरिए भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। गांधी जी के साथ राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। और मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा में भारतीय ध्वज फहराकर एक नया इतिहास भी रचा। आज़ाद हिंद फौज की सबसे खास बातों में से एक थी उसकी रानी झांसी रेजिमेंट। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में ये महिलाओं की एक पूरी लड़ाकू रेजिमेंट थी। ये सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की सक्रिय भूमिका का एक ऐसा अभूतपूर्व उदाहरण था जिसने उस दौर की सारी पारंपरिक धारणाओं को तोड़कर रख दिया। जहां एक ओर बोस भारत के बाहर से सैन्य लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई का अंतिम अध्याय शुरू होने को था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। ये एक बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने का आखिरी और सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है। ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम दो बड़ी घटनाओं ने किया। नवंबर 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इसके ठीक बाद फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन घटनाओं से अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए कि अब वे भारतीय सेना के भरोसे भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते और आखिरकार स्वतंत्रता का वो सपना सच होने वाला था। लेकिन इस सपने की कीमत बहुत बहुत बड़ी और दर्दनाक थी। ये कीमत थी देश का विभाजन। सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ शुरू हुई, लेकिन बातचीत जल्द ही एक दर्दनाक सच्चाई पर आकर रुक गई। अंग्रेज भारत छोड़ने को तो तैयार थे, पर एक अखंड भारत का सपना अब टूटने वाला था। आखिरकार लॉर्ड माउंटबैटन की योजना के तहत ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने का फैसला ले लिया गया, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ विभाजन की एक ऐसी त्रासदी लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर क्रूर हत्याएं हुई, बलात्कार हुए और एक ऐसा सामूहिक पलायन हुआ जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। विभाजन ने अपने पीछे जो विरासत छोड़ी वो बेहद भयावह थी। ऐसी ट्रेनें देखी गईं जो कटे हुए इंसानी शरीर और अंगों से लदी हुई थीं। लाखों लोग मुहाजिर यानी शरणार्थी बनकर एक विश्वासहीन जीवन जीने पर मजबूर हो गए और साथ ही पीछे छूट गए कई विवादित क्षेत्र। इन विवादित क्षेत्रों में सबसे प्रमुख था कश्मीर का मुद्दा। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन वहां के हिंदू शासक ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और यही फैसला आज तक दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण बना हुआ है। चलिए अब जल्दी से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ मुख्य तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये आपको इस पूरे विषय को याद रखने में बहुत मदद करेंगे। आइए मुख्य घटनाओं को क्रम में एक बार फिर दोहराते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह से शुरुआत, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन, इसके बाद 1920 का असहयोग आंदोलन और 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज का गठन और अंत में 1947 में मिली स्वतंत्रता और साथ में विभाजन। प्रमुख नेताओं की भूमिका को संक्षेप में समझते हैं। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनों के नेता, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और भारत के पहले प्रधानमंत्री, और बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता।
और अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जिसने राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व किया। रॉलेट एक्ट 1919, वो दमनकारी कानून जिसने बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आज़ाद हिंद फौज, जिसने सैन्य तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और विभाजन 1947, जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि एकता और विभाजन दोनों से भरे 90 साल के इस लंबे संघर्ष की विरासत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करती है और उसे क्या आकार देती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोचक और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।